And this is when Iran was attacked. And it was again an unprovoked attack. और इजराइल ने, जो मैं समझती हूँ कि ये क्रिमिनल स्टेट है, उसने ईरान के ऊपर अटैक किया. और ऐसे टाइम पर अटैक किया जनाब स्पीकर जिस वक्त डायलॉग जारी था. जो मेन इशू था दुनिया का, वेस्टर्न वर्ल्ड का ईरान के साथ, वो उसकी न्यूक्लियर तंसीबात के ऊपर था और वो डायलॉग जारी था. तो ये बहुत हैरत की बात है कि ओवरनाइट कैसे हमला हुआ जनाब स्पीकर. एंड दिस इज ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली कंडेमनेबल. द क्वेश्चन बिफोर दिस हाउस एंड बिफोर द वर्ल्ड दैट आई आस्क इज कि व्हाई डज इजराइल enjoy immunity? Why is Israel not answerable for any of its doings, जनाब स्पीकर? इजराइल ने भी बैनुल अक़वामी क़वानीन तोड़े जब उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, लेकिन सिर्फ ये जुर्म नहीं है इजराइल का. जनाब स्पीकर, इजराइल का नेतन्याहू, हु इज अ वॉर क्रिमिनल, उसने 50,000 फलस्तीनी निगल गया है. और जनाब स्पीकर, मैं इस वक्त आपको आई विल रीड आउट अ डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोसाइड. एंड दिस इज अ डेफिनेशन दैट इज देयर एवरीवेयर एंड आई विल रीड इट आउट. Genocide is the deliberate and systematic destruction of a group of people based on their ethnicity, nationality, religion or race. It involves acts committed with the intent to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial or religious group. These acts can include killing members of the group, causing them serious bodily or mental harm, imposing conditions meant to destroy the group, preventing births within the group, or forcibly transferring children of the group. जनाब स्पीकर, जो फलस्तीनियों के साथ आज हो रहा है, 30 से ज्यादा अस्पताल रेजा रेजा हो गए हैं, तालीमी इदारे रेजा रेजा हो गए हैं. और अगर ये जेनोसाइड नहीं तो क्या है जनाब स्पीकर? लेकिन सवाल ये बनता है कि इजराइल जो है, व्हाई डज इट एंजॉय एन इम्प्यूनिटी? मिस्टर स्पीकर, and I want your attention, Mr. Speaker. I know there are a lot of issues at hand, lekin kindly, I'm trying to make a very strong case for international world order here. तो जनाब स्पीकर, I'm asking this question कि इजराइल बाकायदगी से एक जेनोसाइड परपेट्रेट कर रहा है. हम scenes, we are seeing unfolding of a holocaust before our eyes. जब फलस्तीनी बच्चे इंटरनेशनल एड की तरफ एक आटे की बोरी की तरफ भागते हैं तो उनको बम्बार्ड किया जाता है. When did we ever witness in this century scenes like this? But Israel enjoys the impunity, Mr. Speaker. And the question is why? The answer is not because it is a promised land. ये आर्ग्यूमेंट, एक बिब्लिकल आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि इजराइल जो है, खुदा ताला ने हजरत इब्राहिम को प्रॉमिस किया था कि ये जो जमीन है ये आपके हिस्से की है. बट दिस इज नॉट द बिब्लिकल प्रॉमिस्ड लैंड. अगर ये बिब्लिकल प्रॉमिस्ड लैंड होता तो मुसलमानों और ईसाइयों का भी इस बिब्लिकल प्रॉमिस्ड लैंड में हाथ है. बिकॉज हम लोग जो है ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, हम लोग तौरात को मानते हैं, हम लोग इंजील को मानते हैं, और उसके तहत ये प्रॉमिस्ड लैंड जो है, अगर हजरत इब्राहिम के बच्चों को दिया गया था तो उसमें इस्लाम का भी उतना ही हक है जितना क्रिश्चियनिटी का, और या यहूदियों का. सो इट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रॉमिस्ड लैंड इज अ फेक आर्ग्यूमेंट. व्हाट इज द रियल फेस ऑफ इजराइल, मिस्टर स्पीकर, इज दैट पोस्ट वर्ल्ड वॉर II इजराइल इज द इंपीरियल वर्ल्ड्स आउटपोस्ट. और इसीलिए नेतन्याहू enjoys immunity. मिस्टर स्पीकर, अब ये हालात देखें, मुझे G7 मुमालिक पर हैरत है कि उन्होंने क्या बयान दिया है.
The G7 countries have said, and I quote, "We, the leaders of the G7, reiterate our commitment to peace and stability in the Middle East. In this context, we affirm that Israel has a right to defend itself." Now, how can a country have the right to defend itself when it is the attacker? Mr. Speaker, Israel is the attacker, and so it is Iran that has the right to defend itself. But the G7 countries, because Israel is an imperial outpost, they are standing by it, Mr. Speaker. And why it is an imperial outpost? अगर हम देखें कि मशरिक़ वुस्ता में जो रेगुलर प्लॉट है वो रिजीम चेंज का प्लॉट है. हमने सीरिया में देखा रिजीम चेंज, हमने लिबिया में देखा रिजीम चेंज, हमने इराक में देखा हमने रिजीम चेंज, हमने इस वक्त ईरान का भी मकसद जो है वो रिजीम चेंज है. और नेतन्याहू इज द ग्लोबल assassin, Mr. Speaker. One after another, he's assassinating leaders. He's assassinating different leaders, whether it's Hamas, whether it's Hezbollah, or whether it's Iranian leadership. So it's extremely condemnable, Mr. Speaker. And now I will join this House in applauding Bilawal Bhutto Zardari, who's chairman of our party. But today he is a national leader, and he's fighting the case of Pakistan on the international stage. जो सीसा पिलाई दीवार हमारे फौज ने, इस मुल्क के शहीदों ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एलोक्वेंस, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की डिप्लोमेटिक विजन इसमें शामिल है. But Mr. Speaker, we must also see a generational shift in the way Chairman Bilawal Bhutto Zardari is arguing our case. He's speaking of the Kashmir conflict. He's speaking of Pakistan's right to water. He's also negating the way India has suspended or held in abeyance illegally our rights of water. Mr. Speaker, he's also presenting Pakistan's argument on terrorism. And I think this generational shift is very, very important, and definitely it's going to lead to a change in the way Pakistan is seen. Now, Mr. Speaker, I'll say a few words on the budget. I know you're getting a little impatient also. It's the last day. Lekin, please let me have a few words on this budget where everybody's spoken. Sabse pehle, June 30 is the International Day of Parliamentarism. And Pakistan को एक क्रेडिट लेना चाहिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को एक क्रेडिट लेना चाहिए पार्लियामेंटरिज्म का, मिस्टर स्पीकर. और वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने पहली दफ़ा बजट को स्क्रूटनाइज किया है. जनाब स्पीकर, मैं तो पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, मिस्टर स्पीकर. आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट एंड हाउ वी शुड अपलॉड द पार्लियामेंट. एक मिनट, असद साहब, आमिर साहब, असद साहब को जाने दें और जाके वहाँ करने दें. असद साहब, प्लीज यूज योर चेंबर. ये जो जी, Mr. Speaker, I'm talking about the day of parliamentarism and what we have achieved, and we have achieved a lot. You know that in this very house, this house was disempowered. जब बजट आता था तो हम बहस करके सेनेट की रिकमेंडेशंस देखकर वोटिंग कर और घर चले जाते थे. ये पहली दफा हुआ है जिसका क्रेडिट आपको भी लेना चाहिए, जिसका क्रेडिट चेयरमैन हमारी पार्टी को भी लेना चाहिए, इस हाउस को भी लेना चाहिए, नवीद कमर को भी लेना चाहिए.